अरे बहू, आज शाम के खाने में कुछ अलग बना दियो। रोज रोज वही दाल चावल खा खा कर मन भर गया है। आज कुछ अलग खाने का मन कर रहा है। वाह वाह वाह, यहाँ बेटे की कमाई से तो हमारे पानी पीकर गुजारा करने के दिन आने वाले हैं और माँ कह रही है कि दाल चावल खाकर मन भर गया है। अरे माँ जी, अगर आपको इतना ही कुछ अलग खाने का मन कर रहा है ना, तो जाकर ये बात अपनी बेटी को कहो। 2 पैसे कमाते हैं वो और ठाठ दिखाते हैं जैसे कि कोई धन्ना सेठ हो। बहू, तू क्यों हमेशा मेरे बेटे को कोसती रहती है? वो तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर ही रहा है ना। आप बोल तो ऐसे रही हो जैसे आपकी बेटी ने अब तक बहुत अच्छे काम किए हो, तो मैं उनकी तारीफों के पुल बांधती रहूं। और यहाँ घर में पूरा राशन खत्म हो गया है और आपको अलग अलग खाना चाहिए। बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पानी पीकर भी अपना गुजारा कर लूंगी। तू बस बिना बात के घर में कलेश मत कर। अच्छा नहीं लगता है ऐसे घर में कलेश हो। मेरा बेटा थोड़ा ही सही, लेकिन जो भी पैसा कमा कर लाता है वो बहुत मेहनत से लाता है, इसलिए तू भी थोड़ा शांत रहा कर। अनीता अपनी बहू को समझाने के बाद वहां से चली जाती है। कुछ देर के बाद अजय घर आता है और अपने कमरे में चला जाता है और तुरंत रश्मि भी कमरे में जाकर अजय से कहती है, अपनी माँ को समझा लो, बहुत हो गया है। मैं आपकी इतनी बेइज्जती बार बार नहीं सह सकती हूँ। अरे आपकी वो सच में माँ है भी? इतना ज्यादा कोई अपने बच्चे को ही जलील कैसे कर सकता है? मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। क्या हुआ, कुछ कहा माँ ने? देखो, मैं आपकी माँ की बुराई नहीं कर रही, लेकिन बात यह है कि आप जितने भी पैसे कमाते हैं वो हर किसी को जाकर बताती है कि मेरा बेटा कुछ नहीं कमाता। आप ही घर का खर्चा उठा रहे हो, लेकिन माँ जी को दिखता ही नहीं। मुझे बहुत बुरा लगता है और कभी कभी तो मेरा मन करता है कि हम अलग हो जाएं। कोई कितना ही देखेगा ये सब। लेकिन देखिए, मुझे पता है ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। अपनी माँ को छोड़कर अलग रहना चाहिए, तभी उन्हें आपकी अहमियत पता चलेगी। और जगह है मेरा मायका, हम वहीं जाकर रहते हैं। रश्मि अपने पति से झूठ बोलती है, जो कि अजय मान जाता है। जिसके बाद अजय अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगता है और उसकी माँ अपने ही घर में अकेली पड़ जाती है। अनीता को ये सब देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अब घर का राशन भी खत्म हो जाता है। ये सब देखकर अनीता परेशान हो जाती है। घर में बिल्कुल भी राशन नहीं बचा है और अजय यहाँ से घर छोड़कर गया है तो इसीलिए ही गया है क्योंकि अब उसे अपनी पत्नी के साथ अपनी अलग जिंदगी जीनी है। मैं किसी पर ऐसे निर्भर नहीं हो सकती। तो क्या हुआ, मेरी उम्र हो गई है तो मैं अकेले ही खुद को संभाल सकती हूँ। मुझे अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि कब तक मेरी जिंदगी है, लेकिन जब तक भी मेरी जिंदगी है मैं हार नहीं मानूंगी। अनीता काफी काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और एक शाम वो घर पर उदास बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला आती है और उससे कहती है, अरे जब तेरी परम मित्र यहाँ है तो तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? तेरी बहू बेटे भले तुझे छोड़कर चले गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी जिंदगी में ऐसे ही परेशान रहने लगे। तू हमारे मोहल्ले में सबसे बढ़िया पनीर के पराठे बनाती है। कितने लोग तेरे पराठे के दीवाने हैं और अब अगर तू पनीर के पराठे बेचेगी तो कितनी अच्छी कमाई होगी तेरी। सोच रही है ना? हाँ, तू सही कह रही है। मेरे पास कान के बुंदे हैं, वो बेच देती हूँ, कुछ तो मिल ही जाएगा और उन पैसों से ठेला और पनीर के पराठे का सामान खरीद लूंगी। विमला की बात अनीता को बिल्कुल सही लगती है और वो अपने कान के बुंदे बेच देती है और एक ठेला खरीद लेती है, जिस पर पनीर के पराठे बेचने लगती है। पनीर के पराठे काफी अच्छे वो बनाती थी, इसलिए लोगों को उसके पनीर के पराठे काफी पसंद भी आए। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा और एक शाम अनीता के ठेले पर अरुण नाम का लड़का आता है। मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है, आपके पास जो भी पराठे हैं वो खिला दीजिए। ठीक है। अनीता जल्दी से अरुण को पनीर पराठा बनाकर दे देती है। अरुण जैसे ही पनीर पराठा खाता है तो उसे वो पनीर पराठा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो अनीता से कहता है, सो यम्मी, आपने कितना टेस्टी पनीर पराठा बनाया था, मेरा मन नहीं भरा, मुझे 2 और पराठे दे दीजिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अरुण काफी पनीर के पराठे खा लेता है और जब उसका पेट पूरी तरह से भर जाता है
तो वो अनीता को पैसे देते हुए कहता है, ये लीजिए आपके पैसे। वैसे मेरी बात मानो तो आप यहाँ पर ना पनीर पराठे मत बेचिए, क्योंकि आपके पनीर पराठे का जो स्वाद है ना वो यहाँ के लिए बहुत कम ही लगेगा। आप ठेले को किसी कॉलेज या स्कूल के बाहर लगाइए। वैसे कॉलेज के बाहर बेचेंगी तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि कॉलेज के बच्चे आते हैं और पीजी में भी रहने वाले कुछ बच्चे आते हैं, और उनको जब इतना टेस्टी पनीर पराठा मिलेगा तो देख लीजिएगा आपका ये ठेला इतना बढ़िया चलेगा ना। कभी फ्यूचर में आपसे मिलूंगा तो आप मुझे थैंक यू कहेंगी। अरुण की बात अनीता को बिल्कुल सही लगती है और वो अब कॉलेज के बाहर ही अपना पनीर पराठे का ठेला लगाकर बेचना शुरू करती है, जो कि वाकई में कॉलेज के बच्चों को बहुत अच्छा लगता था और वो खाते भी थे, साथ में अपने घर और पीजी में भी लेकर जाते थे। भगवान भला करे उस लड़के का, उसी ने मुझे बताया था कि कॉलेज के बाहर अगर मैं पनीर पराठा बेचूंगी तो वो ज्यादा अच्छा चलेगा, और वाकई में इतना अच्छा चल रहा है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और देखते ही देखते अनीता का काम बहुत ही अच्छा चलने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अनीता की बहू काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि अजय की नौकरी छूट गई थी। इसीलिए रश्मि की माँ प्रभा कहती है, अरे अपने पति को समझाते क्यों नहीं है? इतने दिन हो गए हैं, कोई नौकरी नहीं मिली क्या दूसरी? मेरे घर का राशन खत्म होने को आया है। मुझे तो लगा था मेरी बेटी और दामाद आएंगे तो मेरे लिए आसानी होगी, लेकिन यहाँ तो मेरी मुसीबतें बढ़ गई है। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप ही तो चाहती थी ना कि हम अपना घर छोड़कर यहाँ पर आ जाएं, और जब आ गए हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। और वो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन पैसा तो ला रहे हैं ना। वो तो नौकरी छूट गई, वरना अच्छा खासा कमाती थी। नौकरी पर ना जाने के बाद भी वो थोड़े बहुत पैसे ला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ भी नहीं ला रहे। हाँ, तो थोड़े से पैसों से कुछ नहीं होता। उन थोड़े से पैसों से तो तू अपनी साड़ियाँ ही ले आती है। देख, मैं पहले ही पेंशन से अपना घर चलाती हूँ। अब तुम दोनों आ गए हो तो मेरे लिए मुसीबत हो रही है। मैं तुझे साफ साफ कह देती हूँ, बेटी का मोह है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैंने दुनियादारी नहीं देखी है। अगर नहीं हो पा रहा कुछ तो अपना देख ले तू। अरे भाई, मेरे पोते तो अलग रह रहे हैं ना, मुझे उनके लिए भी तो कुछ छोड़ कर जाना है। माँ, अरे रहने दे बेटी, मुझे पता है तुझे मेरी बातों का बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं कड़वा जरूर बोलती हूँ पर सच बोलती हूँ हमेशा। जब तू अपने पति के साथ इतना कुछ गलत कर चुकी है तो तू मेरा क्या ही ध्यान रखेगी। इसलिए मैं तुझे साफ साफ बोल देती हूँ, अपना और अपने पति का दूसरा ठिकाना ढूंढ ले। मैं ज्यादा दिनों तक तुम दोनों को अपने घर पर नहीं रख पाऊंगी। और हाँ, मैं माँ हूँ तो तेरी थोड़ी मदद कर दूंगी आगे बढ़ाने में, लेकिन जिंदगी भर नहीं पाल पाऊंगी। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर रश्मि को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। और ऐसे ही कई दिन और निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद रश्मि को अपनी सास की तरक्की के बारे में पता चलता है, और वहीं अब अनीता अपने लिए अपना एक पक्का घर बनवा लेती है। भगवान ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे आगे चलाया है, वरना इस बुढ़ापे में तो लोग डर डर की ठोकरें खाते हैं। उनके पास खाने को भी नहीं होता, और भगवान ने मुझे अपना काम दिया। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच में आपकी मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगी। अनीता अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। कुछ दिनों के बाद अनीता का बेटा बहू वापस आते हैं। अपने बेटे बहू की ऐसी हालत देखकर अनीता उनसे कहती है, तुम दोनों की ऐसी हालत कैसे हो गई? सब ठीक तो है ना? माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने झूठ बोलकर आपको आपके बेटे से दूर किया। मुझे अपने किए का परिणाम मिल गया है। मुझे माफ कर दो अजय, मैंने झूठ बोला था आपकी माँ के बारे में। आपकी माँ ने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, कोई बुरा नहीं सोचा और ना ही कुछ गलत कहा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं रश्मि की बातों में आ गया। मुझसे गलती हुई है, मुझे अपनी गलती का अफसोस है। बेटा, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे बारे में बुरा सोच सकती हूँ, गलत सोच सकती हूँ? एक माँ हमेशा अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचती है। और बहू, तूने जो भी किया अपने लालच में आकर किया, इसीलिए मैं तो तुझे कभी माफ नहीं कर सकती। माँ जी, ऐसा मत बोलिए, मुझे सच में एक गलती का एहसास हुआ है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। माँ, हमसे गलती हुई है, माफी मांग रहे हैं हम। मुझे पता है कि तुम दोनों से गलती हुई है,
और तुम माफी भी मांग रहे हो, लेकिन माफी देना और ना देना ये मेरा अधिकार है और मैं तुम दोनों को माफी नहीं देना चाहती। बहू, तुमने अपनी पता नहीं कौन से घमंड में आकर, लालच में आकर मुझसे मेरा ही बेटा दूर कर दिया। अजय, तुझे बुढ़ापे में तेरी माँ नजर नहीं आई? अपनी पत्नी की बातों में आकर आंखें बंद करके विश्वास कर लिया और चला गया यहाँ से। अब तुम यहाँ से चले जाओ। इसी के साथ अंत में अनीता अपने बेटी और बहू को माफ नहीं करती और अपने काम पर ध्यान देती है और अजय, रश्मि अपनी गलती पर पछतावा करते ही रह जाते हैं। राम दुलारी ने अपने छोटे बेटे गोपाल की कुछ ही दिनों पहले शादी की थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन गोपाल की पत्नी महिमा के आने के बाद घर में कलेश होना शुरू हो चुका था। तुम्हें मैंने पहले ही बताया था कि मुझे खाना पीना बनाना नहीं आता, फिर मुझे माँ जी खाना बनाने के लिए क्यों कहती हैं? थोड़ा बहुत तो तुम्हें किचन में माँ का, भाभी का हाथ बटाना होगा, वरना उन्हें भी लगेगा कि तुम बैठकर खा रही हो। तुम्हें पता है ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई गवार नहीं जो मुझे ससुराल वालों का नौकर बनकर रहना पड़े। गोपाल की पत्नी महिमा गोपाल से झगड़ रही होती है, तभी वहाँ राम दुलारी का आना होता है। बेटा गोपाल, क्या बात हो गई जो इतना शोर मचा रखा है? बाहर तक आवाज आ रही है। हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है माँ, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि मैं अपनी पसंदीदा लड़की से शादी कर रहा हूँ और उसे खाना बनाना या घर का कोई काम करना नहीं आता। फिर आप लोगों ने उससे काम करने के लिए क्यों कहा? तो माँ से चिल्लाकर कैसे बात कर रहा है? तुझे अपनी पत्नी को समझाना चाहिए ना। अगर माँ ने उसे काम करने के लिए कह दिया तो क्या इसमें वो छोटी हो गई? भैया, आप मेरी पत्नी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप भाभी को क्यों नहीं कहते कि वो घर का काम करें? अरे पूरे दिन तो वो काम करती रहती है, फिर भी किसी को उसका काम नहीं दिखता। अरे अरे, तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। कोई काम नहीं करेगा, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। वो तो सब ठीक है माँ, लेकिन हम लोग जल्द से जल्द अलग होना चाहते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो घर में बिना बात कलेश होगा और हमें एक न एक दिन अलग होना ही होना है। अब सारी बातें सोफे पर बैठा धर्मपाल सुन रहा होता है। धर्मपाल अपने दोनों बेटों को लड़ता हुआ देख रहा था और अपनी पत्नी राम दुलारी को वो चुपचाप बेबस खड़ा देखकर धर्मपाल अब सोफे से उठता है और अपने बेटे गोपाल से कहता है, वाह बेटा वाह, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया था कि तू शादी करते ही अपनी पत्नी के साथ अलग हो जाए। और हमारा क्या, हम दोनों तो तुम दोनों के आश्रय से ही जी रहे हैं ना। अगर पिताजी ये अलग होना चाहता है तो ठीक है। मैं भी काफी समय से सोच रहा था कि इसकी शादी के बाद हमें अलग होना ही होगा, क्योंकि इसकी और मेरी कभी नहीं बनती। हाँ हाँ, मुझे भी आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, रही बात पिताजी की, तो पिताजी को मैं रख लूंगा और तुम माँ को रख लेना। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। ठीक है, और 3 महीने बाद पिताजी मेरे पास आ जाएंगे और माँ तुम्हारे पास चली जाएगी। इस तरह हम दोनों को भी माँ और पिता की कमी महसूस नहीं होगी। हाँ, ऐसा करना ठीक रहेगा। तो आने वाले 2-3 दिनों के अंदर हम लोग शहर जा रहे हैं, तो पिताजी भी हमारे साथ चलेंगे। अपने बच्चों की बात सुनकर धर्मपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दुलारी की तरफ देखकर अपना सर झुका लेता है और उदास हो जाता है। गोपाल और मोहन अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और धर्मपाल सोफे पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ राम दुलारी आती है और धर्मपाल के कंधों पर हाथ रखकर उसे बड़े प्यार से कहती है, मुझे पता है आप इसीलिए उदास हो, क्योंकि हम दोनों अलग हो जाएंगे। हमारा एक बेटा यहाँ रहेगा और एक बेटा शहर, और हम दोनों मिल नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी फोन पर बात होती रहेगी। और देखो ना, हमारे बच्चों ने हमें ये तो नहीं कहा ना कि वो हमें वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं या फिर हमें कहीं और छोड़कर अपनी जिंदगी अकेले जी रहे हैं। सच में तुम खुश हो? हम दोनों अलग हो रहे हैं। मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे तुम्हारी आदत है राम दुलारी। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए बच्चों का दिल भी तो नहीं दुखा सकते ना। उन्होंने कितने प्यार से हम दोनों को रखने का फैसला किया है। राम दुलारी इतना बोलकर वहाँ से नम आंखों के साथ चली जाती है, लेकिन वो मन ही मन तो बहुत उदास थी। अब 2 दिन बाद गोपाल और महिमा शहर जाने के लिए अपनी पैकिंग कर चुके थे और गोपाल देर शाम अपने पिता से कहता है, पिताजी मेरी तरफ से सारी पैकिंग हो चुकी है। आपने भी अपनी पैकिंग अब तक कर ही ली होगी। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं यहीं रहना मंजूर करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं आ सकता।
लेकिन क्यों? मैंने तो फैसला कर लिया है ना कि आप मेरे पास रहोगे और अगले 3 महीने बाद माँ मेरे पास रहेंगी। मैंने इनकी पैकिंग कर दी है बेटा, और कल सुबह तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता जरूर जाएंगे। धर्मपाल अभी भी उदास था और अब अगली सुबह धर्मपाल अपने छोटे बेटे और बहू के साथ शहर के लिए रवाना हो जाता है। धर्मपाल के जाने के बाद दुलारी खुद को कमरे में बंद करके खूब रोती है और अपने पति धर्मपाल की फोटो को देखते हुए उससे कहती है, अपना ख्याल रखना, मेरे बिना ना जाने तुम कैसे रहोगे, लेकिन हम बच्चों की खुशी के लिए ये जरूर करेंगे। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन इन 3 महीनों में मेरा जीना मुश्किल है तुम्हारे बिना। इतना कहकर राम दुलारी बहुत रोती है। इधर देर शाम होने के बाद राम दुलारी का बेटा मोहन और बहू बाहर खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं, वो भी अपने 8 साल के बेटे अमित के साथ। पापा, दादी हमारे साथ खाने पर नहीं चलेंगी क्या? तुझे मैंने और तेरी माँ ने मना किया है ना दादी के पास जाने से। दादी को कोई बीमारी हुई तो तुझे लग जाएगी। और हाँ, दादी हमारे साथ खाने पर नहीं आ रही हैं। दिन का खाना बचा है वो वही खा लेंगी। लेकिन क्यों? आप दोनों भी तो दिन का खाना खा सकते हैं ना। जब दादी वो खाना खा सकती हैं तो। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें भी नहीं जाना तो आराम से बैठकर कमरे में पढ़ाई करो। राम दुलारी अपने बेटे, बहू और पोते की बात सुन रही थी, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। इधर राम दुलारी से उसकी बड़ी बहू घर का सारा काम करवाती और उसे आराम तक नहीं करने देती। यहाँ तक कि राम दुलारी के पास खुद की दवा के पैसे भी नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ धर्मपाल अपनी पत्नी को याद कर रहा था और उसके बेटे बहू हर रोज बाहर से खाना खाते और धर्मपाल खुद का खाना खुद ही बनाया करता। कई दिन हो गए फोन गिरकर खराब हो गया। गोपाल को फोन बनवाने को कहा तो जनाब के पास समय ही नहीं है। इतना कहने के बाद धर्मपाल बिल्डिंग के वॉचमैन के पास जाता है और उससे फोन मांगता है। बिल्कुल लीजिए, आपको जिससे बात करनी है और जितनी देर बात करनी है कीजिए। शुक्रिया भाई साहब आपका। मुझे अपनी पत्नी से बात करना है। अब 3 महीने तक उसे मिल नहीं पाऊंगा तो उसके बिना मन नहीं लग रहा मेरा। 3 महीने मिल नहीं पाएंगे? मतलब कुछ समझ नहीं आया मुझे। क्या बताऊं भाई साहब आपको। कहने को तो मेरे पास 2 बेटे हैं। एक गांव में फैक्ट्री चलाता है, दूसरे की शहर में अच्छी खासी नौकरी है। एक ने अपनी माँ को रखा है, दूसरे ने अपने पिता को, यानी मुझे 3 महीने के लिए। उसके बाद मैं दूसरे बेटे के पास 3 महीने के लिए चला जाऊंगा और उसकी माँ यहाँ रहने आ जाएगी। एक बात कहूँ भैया, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से बिल्कुल प्यार नहीं करते। एक श्रवण कुमार था जो अपने अंधे माँ बाप को कंधे पर लादे आंख ना होने के बावजूद तीर्थ यात्रा पर ले गया था। और आपके बच्चों को देख लो। खैर कोई बात नहीं, समय समय का खेल है। इतना कहने के बाद धर्मपाल अपनी पत्नी से बात कर ही रहा होता है। राम दुलारी अपने पति धर्मपाल की आवाज सुनकर रोने लगती है। तभी धर्मपाल को पीछे से आवाज आती है, अरे माँ, कितनी बार कहा है काम को समय पर निपटाया करो। अब तक आपने पोछा नहीं लगाया और ये फोन पर किसके साथ लगी हो? 1 मिनट, तुम पोछा लगा रही हो और तुम्हारी बहू आराम कर रही है। लेकिन क्यों? तुम ये सब काम नहीं करोगी राम दुलारी? बच्चे हैं, वो भी तो मेरी बेटी जैसी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। धर्मपाल अपनी पत्नी राम दुलारी के बिना नहीं रह पा रहा था। इधर धर्मपाल खुद खाना बनाकर जैसे तैसे खा रहा होता है और गोपाल महिमा के साथ हर दिन कहीं ना कहीं घूमने निकल जाया करता। उसे अपने पिता से कोई मतलब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ राम दुलारी को घर का नौकर बनाकर रख दिया गया था। ऐसे में एक रोज धर्मपाल जैसे तैसे करके गांव का टिकट करवाकर गांव पहुंचता है। पिताजी, मुझे जाने दीजिए, मुझे दादी के पास जाना है। जाकर पढ़ाई कर। दादी के पास जाकर क्या करेगा? देख नहीं रहा उनका हाथ कितना गंदा है? पोछा लगा रही हैं वो, फिर उनको बर्तन भी मांजने हैं। आप लोग दादी से इतना काम क्यों करवाते हैं? माँ काम क्यों नहीं करती? अमित की इतनी सी बात सुनकर मोहन उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। लेकिन धर्मपाल जब देखता है कि मोहन ने उसके पोते को मारा, तो धर्मपाल अपने बेटे मोहन को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहता है, राम दुलारी, तुम ये सब काम छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए नौकरानी रखवा दूंगा और तुम अपनी पत्नी के साथ ये घर छोड़ दो, क्योंकि ये घर मेरा और राम दुलारी का है। तुम दोनों को मैंने देख लिया। तुम दोनों अपने माँ बाप की कितनी सेवा करते हो। आप यहाँ कब और कैसे? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। जब मैंने कल फोन में मोहन को तुम्हें डांटते हुए सुना
तो मुझे समझ आ गया कि उसने तुम्हें घर का काम करवाने के लिए अपने हिस्से में मांगा था। मोहन जब अपने पिता से ये सुनता है कि वो उसे अपनी फैक्ट्री, घर, जमीन सबसे बेदखल कर रहे हैं, तो वो अपने पिता के पैरों पर गिड़गिड़ा कर रोने लगता है। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ करिए मुझे। मैं अपनी पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मुझे अपने माँ बाप का प्यार नहीं दिखा। क्यों बच्चों को घर से बेदखल कर रहे हो जी? कहाँ जाएंगे वो? कहीं भी जाए मुझे मतलब नहीं। जिस तरह से उन्होंने तुम्हें परेशान किया है, मुझे घर से शहर भिजवा दिया और वहाँ वो लाड साहब तो मुझे पूछ भी नहीं रहे थे और उनका यहाँ कोई लेना देना नहीं। शहर में उसकी नौकरी भी जाए तो वो वहीं रहे, लेकिन यहाँ लौट कर ना आए। तुम दोनों भी अपने बच्चों के साथ यहाँ से जा सकते हो। ऐसा मत कीजिए, मैं बच्चों के बिना कैसे रहूंगी? तो तुम्हारे बच्चे ने तो कभी नहीं सोचा कि वो अपने माता पिता के बिना कैसे रहेंगे। उन्होंने तुम्हें अलग कर दिया। नहीं नहीं राम दुलारी, मैंने अपने घर का हिस्सा और जगह नहीं दे सकता। इतना कहने के बाद धर्मपाल अपनी बेटी को घर से बेदखल कर देता है, लेकिन मोहन का बेटा अमित जिद करके अपने दादा के साथ रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ धर्मपाल अपने दूसरे बेटे को भी फोन करके उसे अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर उसे कभी अपनी शक्ल ना दिखाने को कह देता है। ऐसी ही और भी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल गुब्बो टून्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।